नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं शेयर मार्केट लाइव। आज के अपने इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं भारतीय शेयर बाजार के लिए अगले हफ्ते किस तरीके के ट्रिगर रहते हुए दिखाई दे सकते हैं और किस तरीके से अगले हफ्ते जो शेयर बाजार है वो काम करता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि अगला हफ्ता जो है न्यूज बेस्ड बहुत ही ज्यादा रिएक्शन आपको देखने को मिल सकता है। पूरे दुनिया भर की बात करें, चाहे आप और भी किसी फ्रंट की बात करें, अगले हफ्ते शेयर बाजार पे एक बड़ा असर होता हुआ दिखाई दे सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो सबसे बड़ा टेंशन चलता हुआ दिखाई दे रहा है वो है भारत चाइना के बीच में जो बॉर्डर पे टेंशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसका सीधा इंपैक्ट जो है मार्केट पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। जिस तरीके से हमने देखा था पिछले हफ्ते सोमवार के दिन, जिस तरीके से मार्केट के दौरान खबर निकल के आती हुई दिखाई दी कि भारत और चाइना के बीच बॉर्डर पे फिर से टेंशन बढ़ती हुई दिख रही है और निफ्टी ने ऊपरी लेवल से लगभग 400-500 पॉइंट झटक दिए थे और बड़ी गिरावट जो थी बैंक निफ्टी और पूरे ब्रॉडर इंडेक्सेस पे देखने को मिली थी। तो अभी भी ये जो टेंशन है खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। रसिया में जो मीटिंग हुई राजनाथ सिंह और चीन के जो रक्षा मंत्री है वो और रसिया के बीच, तो यहाँ पे भी भारत ने चीन को साफ समझा दिया है कि किसी भी प्रकार के डिप्लोमेटिक हो चाहे मिलिट्री, दोनों ही तरीके से भारत जवाब देने के लिए तत्पर है और यहाँ पे ये टेंशन जो है अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो इसका जो ओवरहैंग है वो स्टॉक मार्केट के ऊपर लगातार बना रहेगा और किसी भी तरीके से अगर इसके ऊपर कोई नेगेटिव न्यूज निकल के आती है बॉर्डर से, तो भारतीय शेयर बाजारों पर फिर एक गिरावट का सिलसिला देखने को मिल सकता है। दूसरे नंबर पे बात करें तो ग्लोबल मार्केट का भी जो मूड है पिछले 2 दिनों से थोड़ा डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से अमेरिकी बाजारों में खासकर नेस्डेक में जोरदार गिरावट ऊपरी लेवल से देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जो टेक बबल है वो अब फूटने की कगार पे आ चुका है या फिर फूट चुका है। तो दोस्तों अब ये कितना सच है ये तो पता चलेगा समय के बाद। अभी फिलहाल मुझे तो नहीं लगता कि टेक बबल फट चुका है और अभी भी यहाँ से एक बबल बनना बाकी है, क्योंकि बबल इतनी जल्दी शायद फूटते नहीं है। लेकिन फिर भी जिस तरीके की गिरावट देखने मिल रही है, वॉलिटिलिटी देखने को मिल रही है, डाउ की बात करें, S&P 500 की बात करें, पिछले 4-5-6 महीनों में अच्छे खासे ओवरबॉट सिचुएशन तक पहुंच गए थे। तो डेफिनेटली वहां पे जो यूरोपियन मार्केट है और साथ ही साथ अमेरिकन मार्केट है वहां प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि अगर पूरे दुनिया भर के बाजार गिरे और हमारे बाजार आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दे। तो आपको नजर रखनी होगी भारतीय बाजारों पे भी और खासकर ग्लोबल मार्केट्स में किस तरीके से अमेरिका से जो संकेत है वो निकल के आ रहे हैं। और अगर ऐसे कोई संकेत निकल के आते हैं जहां पे गिरावट के सिलसिले दिखते हैं, तो फिर भारतीय शेयर बाजार का ऊपर टिकना फिर मुश्किल होता हुआ जाएगा। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें कोरोना वायरस की, भारत में किस तरीके से कोरोना वायरस का असर बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो अब दिन के लगभग 80-90 हजार मामले डेली के आते हुए दिखाई दे रहे हैं और पूरी दुनिया में अगर हम बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है भारत कोरोना संक्रमित मरीजों के हिसाब से। जो मरने वालों का आंकड़ा है भारत में वो कहीं ना कहीं 70 हजार के पार निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही बुरा जो हालत है वो भारत में अब कोरोना के कारण होता हुआ दिखाई दे रहा है और हर जगह जिस तरीके से लगातार अब अर्थव्यवस्था पे असर इसका देखने को मिल रहा है, हर जगह लॉकडाउन की भी खबरें देखने को मिल रही है। हालांकि लॉकडाउन अब नहीं है लेकिन फिर भी बहुत सारे बिजनेस जो है इससे प्रभावित हो रहे हैं, सारी कंपनियों की कमाई और खासकर देखा हमने जीडीपी के नंबर का 24% तक की नेगेटिव जीडीपी जो थी क्वार्टर 1 में हमको देखने को मिली। तो अब क्वार्टर 2 में भी इसका जो इम्पैक्ट है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो किस तरीके से रहेगी अर्थव्यवस्था आगे और कब आएगी इसकी वैक्सीन, इसके ऊपर अभी भी संशय है, क्योंकि जहां तरीके से कहा जा रहा है कि लगभग लगभग दिसंबर के अंत तक इसकी वैक्सीन आने की संभावना है। तो अभी भी लगभग 3-4 महीने का लंबा समय है और जिस तरीके से केसेस लगभग बढ़ रहे हैं पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं पीक लग चुका है कोरोना वायरसेस का, लेकिन भारत में भी पीक लगने का नाम नहीं ले रहा है। और कहा जा रहा था कि दिन में 40,000-50,000 केस जब आएंगे तो पीक लग जाएगा, लेकिन अब 90-90 हजार मामले आने चालू हो गए। अब वो दिन दूर नहीं कि शायद आपको दिन में 1-1 लाख के आंकड़े भी देखने को मिले। हालांकि ऐसा ना हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी इसके लिए आपको तैयार रहना होगा और अपनी सुरक्षा अपने हाथों में रखे। और भारतीय शेयर बाजार के ऊपर फिर बाद में अगर ऐसा कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा तो डेफिनेटली फिर मार्केट इसको भी नेगेटिव लेगा और मार्केट फिर गिरने की कोशिश यहां से कर सकता है। तो दोस्तों इसके ऊपर भी आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। चौथे नंबर पे अगर हम बात करें एफआईएस और डीआईएस के डेटा की और खासकर रुपीस स्ट्रेथन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एफआईएस लगातार मार्केट में पॉजिटिव बने हुए थे लगभग अगस्त के महीने में और अच्छी खासी जो बाइंग थी वो एफआईएस ने इंडियन स्टॉक मार्केट में की थी। लेकिन जो डीआईएस थे उनके तरफ से पूरे सेलिंग के नंबर देखने मिले थे अगस्त के महीने में। कुछ ही दिन होंगे जहां पे उन्होंने कुछ बाइंग की, तो डीआईएस जो थे वो लगभग प्रॉफिट बुकिंग के मूड पे थे। लेकिन फ्राइडे के सेशन में जिस तरह की गिरावट ऊपरी लेवल से देखने को मिली मार्केट में, एफआईएस ने भी लगभग
लगभग 1800-1900 करोड़ का माल स्टॉक मार्केट में हमारे बेच दिया और डीआईएस की तरफ से भी लगभग सेलिंग के ही नंबर देखने को मिले, तो कहीं से कोई सपोर्ट देखने को नहीं मिला। अब देखना ये होगा कि आगे एफआईआईस का मूड किस तरीके का रहता है। अगर एफआईआईस फिर से सेलिंग मोड में आ जाते हैं तो फिर बाजारों का ऊपर टिकना मुश्किल होगा, क्योंकि एफआईआईस की तरफ से एक अच्छा खासा सपोर्ट आ रहा था मार्केट को, कैश मार्केट में। तो ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट होंगी देखना कि किस तरीके से इसका असर रह सकता है एफआईआईस डीआईएस का। साथ ही साथ रुपए की अगर हम बात करें तो रुपए भी पिछले अगस्त के महीने में अच्छा खासा मजबूत होता हुआ दिखाई दिया पिछले एक महीने में। और अगर हम बात करते हैं तो अभी आंकड़ा जो है 73 रुपए के आसपास कहीं ना कहीं रुपए का पहुंचता दिखाई दे रहा है एक डॉलर के सामने, जो कि पहले 75 रुपए के आसपास का था। तो डेफिनेटली रुपीस का स्ट्रेंथन होना हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए थोड़ा पॉजिटिव सिग्नल माना जाएगा। लेकिन अगर एफआईआईएस डीआईएस इसी तरीके से सेल करते रहे तो फिर रुपए का भी ज्यादा देर मजबूत होना मुश्किल हो जाएगा और फिर से रुपए में कमजोरी गहरा सकती है, तो उसका सीधा इंपैक्ट जो है फिर इकोनॉमी पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। अब बात करेंगे निफ्टी के कुछ टेक्निकल डेटा की कि किस तरीके का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है निफ्टी में, खासकर ऑप्शन डेटा में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 11,000 के पुट पे एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, जिसके कारण आपको 11,000 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट निफ्टी में मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो 11,400, 11,500, 11,600, अब ये वो लेवल है जहां पे निफ्टी रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई देगा। अगर पिछले हफ्ते के आप कैंडल पे नजर डालेंगे तो एक बेरिश कैंडल जो है वो फॉर्म होती हुई दिखाई दे रही है वीकली चार्ट पे भी, और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे डेली चार्ट पे भी एक अच्छा खासा रिवर्सल का संकेत जो है निफ्टी में अब आता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी कंफर्मेशन पूरी तरीके से नहीं आई है, लेकिन देखना होगा अगला हफ्ता कंफर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर अगले हफ्ते गिरावट देखने को मिलती है या फिर वो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल जो है नीचे की तरफ तोड़ देता है तो फिर आपको निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से बातें की जा रही है, निफ्टी की जो रेंज हो सकती है 11,000 से लेके 11,500, ये 500 पॉइंट की रेंज हो सकती है जिसके बीच जो निफ्टी है वो कामकाज कर सकता है। अगर कोई बड़ी नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज नहीं आती तो निफ्टी के इसी रेंज में रहने की संभावना बहुत ज्यादा है। 11,500 का निकाल देना भी इतना आसान नहीं है। 11,500 तब निकलेगा जब कोई बहुत ही पॉजिटिव न्यूज मार्केट में देखने को मिलेगी, और 11,000 का टूटना भी इतना इंपॉर्टेंट आसान नहीं होगा, क्योंकि 11,000 भी सिर्फ तब टूटेगा जब कोई बहुत ही नेगेटिव न्यूज मार्केट में आपको आती हुई दिखाई देगी। इवन कि अब ग्लोबल मार्केट पूरी तरीके से क्रैश हो जाए, अमेरिका में 5-5, 6-6% गिरावट देखने को मिले, तो उसके बाद डेफिनेटली फिर हमारे मार्केट को भी उसको फॉलो अप करना पड़ेगा और अमेरिका के मार्केट के बाद इंडियन मार्केट भी गिरते हुए दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों अगले हफ्ते दो बड़े आईपीओ आने वाले हैं। बहुत दिनों से आईपीओ मार्केट शांत था, लेकिन फाइनली अब आईपीओ की झड़ी लगने की शुरुआत हो चुकी है और दो अच्छे खासे आईपीओ जो है अगले हफ्ते मार्केट में हिट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहला हैप्पीएस्ट माइंड्स का आईपीओ, दूसरा है रूट मोबाइल का आईपीओ। हैप्पीएस्ट माइंड्स का आईपीओ जो है वो 7 तारीख से खुलेगा। 7, 8 और 9 सितंबर को इसका इशू खुला रहेगा, जहां पे 165 से 166 के भाव पे 702 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा रिटेलर्स का और खासकर बाकी इन्वेस्टर्स का भी रुझान आने की उम्मीद है। वहीं अगर हम बात करें रूट मोबाइल के आईपीओ की तो 9, 10 और 11 सितंबर को ये इशू खुलेगा, जहां पे 345 से 350 के भाव के बीच में आपको लगभग कंपनी 600 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। तो आपको ये आईपीओ भी लगभग 3 दिन के लिए खुलता हुआ दिखाई देगा और यहाँ पे भी एक अच्छे खासे जो इम्पैक्ट है रिटेलर्स की तरफ से देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों ही आईपीओ जो है अगले हफ्ते खुलते हुए दिखाई देंगे। तो प्राइमरी मार्केट के लिहाज से अगर हम बात करें तो अगला हफ्ता बहुत ही अच्छा एक्शन पैक्ड हो सकता है, जहां पे आपको देखने को मिल सकता है कि किस तरीके से ये आईपीओ में जो सब्सक्रिप्शन है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है और आगे चल के इसकी जो लिस्टिंग है वो किस तरीके से हो सकती है, क्योंकि दोनों ही आईपीओ के ग्रे मार्केट में जो प्राइजेस चल रहे हैं वो अच्छे खासे चलते दिखाई दे रहे हैं। प्रीमियम जो चल रही है वो अच्छी खासी दिख रही है, तो यहाँ पे एक अच्छे खासे लिस्टिंग की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा अगले हफ्ते बैंकिंग स्टॉक फोकस में होंगे, जहां पे इंटरेस्ट रेट वेवर ऑन मॉरिटोरियम पीरियड, जो कि मॉरिटोरियम के दौरान इंटरेस्ट लगने वाला था उसके ऊपर जो वेवर की बात की जा रही थी, उसका फैसला जो है 10 सितंबर को आता हुआ दिखाई देगा। पिछले हफ्ते जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला निकल के आया था उसके बाद बैंक निफ्टी में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 31 अगस्त तक किसी भी अकाउंट को यहाँ पे मॉरिटोरियम वाले एनपीए में ना डाला जाए। और साथ ही साथ अगले हफ्ते जो है कुछ की अर्निंग्स भी देखने को मिलेंगी, जहां पे सेबी के फैसले के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं 15 सितंबर तक आपको ये सारी कंपनियों को क्वार्टर 1 के नतीजे पेश करने थे। तो अब लगभग सारी बड़ी
बड़ी कंपनियों ने अपने नतीजे पेश कर दिए। तो अब यहाँ पे कुछ एक मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां बच गई है जो कि अपने नतीजे जो है क्वार्टर वन के वो अगले हफ्ते पेश करती हुई दिखाई देगी। तो उसके बाद लगभग जितने भी सारे नतीजे उसका सिलसिला खत्म होता हुआ दिखाई देगा। और साथ ही साथ जो सेबी के नए मार्जिन रूल जो थे उसको एक्सटेंड किया गया था 15 सितंबर का, तो वो भी देखना होगा कि अगले हफ्ते किस तरीके से उसके ऊपर नियंत्रण आता है, क्या क्या उसके ऊपर न्यूज निकल के आती है और किस तरीके से जो ब्रोकर है और सेबी है उनके बीच में बात बनती है, क्या वो एक्सटेंशन और बढ़ेगा या फिर 15 सितंबर तक ही पड़ा रहेगा और उसके बाद फिर से ये सारे जो नियम है लागू होते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों ये सारे वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर थे जो कि अगले हफ्ते मार्केट को इंपैक्ट करते हुए दिखाई दे सकते थे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।